आते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे अपने उद्बोधन से हमें सभी को मार्गदर्शन दें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हमारे समारोह के अध्यक्ष स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी, स्वास्थ्य राज्य मंत्री सुभाष गर्ग जी, मेरे मंत्रिमंडल के तमाम साथीगण, यहाँ जो वीसी से जुड़े हुए सांसदगण, विधायकगण, पंचायत समिति व स्थानीय निकायों के तमाम हमारे चुने हुए प्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, चीफ सेक्रेटरी नीरेन आर्य जी, तमाम हमारे इस पूरे कैंपेन में जुड़े हुए तमाम अधिकारीगण और पूरा प्रदेश जुड़ा हुआ है। ओपन वीसी है, इधर मैं प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए मेरे भाइयों और बहनों और नौजवान साथियों, मुझे खुशी है कि आज मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना की लॉन्चिंग संभव हुई और सुखद संयोग है कि आज ही 18 साल के नौजवानों को टीकाकरण का अभियान भी शुरू हो रहा है। ये ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि जिस रूप में ये महामारी कोविड-19 आई है देश के अंदर, विश्व के अंदर, ये बहुत भयावह है। जिस रूप में 13 महीने से ज़्यादा हो गया है, हम लोग जो देख रहे हैं दुनिया के मुल्कों में लाखों लोगों की किस प्रकार की मृत्यु हुई है, करोड़ों लोग संक्रमित हो रहे हैं, दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है और हमारे देश के अंदर भी जिस रूप में हमने देखा है कि कम समय में साइंटिस्टों ने वैक्सीन का निर्माण किया, उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहूँगा क्योंकि हमेशा वैक्सीन का जब रिसर्च होता है तो 3-4 साल लगते हैं। तो मुझे खुशी है कि वैक्सीन भी आ गई, परंतु ये जो दूसरी वेव आई है ये बहुत ही घातक है। इसमें नौजवानों को ज़्यादा तकलीफ हो रही है, संक्रमित हो रहे हैं। पहले का अनुभव बताता है कि बहुत कम लोग होते थे जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी, हाई लेवल ऑक्सीजन की, हाई प्रेशर ऑक्सीजन की। इस बार जो पेशेंट आ रहे हैं नौजवान भी, अधिकांश वो हाई प्रेशर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के साथ आ रहे हैं। ये बहुत भयावह है जो हम लोग समझ रहे हैं, अखबार में देखते हैं, सुनते हैं, उससे भयावह है क्योंकि हमारा युवा लोग है। पिछली वेव में वो संक्रमित कम हुआ था, उस वक्त में हमारे बुजुर्ग लोग ज़्यादा होते थे, कोमॉर्बिड या जो बीमार होते थे कई बीमारियों से, उनको संक्रमित होने का ज़्यादा चांस रहता था। इस बार युवाओं को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। इस माहौल में हम लोग सब काम कर रहे हैं और कोई कमी नहीं रखी है। हम लोगों ने पिछली बार वेव आई थी तब भी हम लोगों ने बाकायदा, हमारे यहाँ टेस्टिंग सुविधा नहीं थी, पूना और दिल्ली भेजते थे सैंपल को। आज हम लोग 70-80 हज़ार तक प्रतिदिन टेस्ट कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया है, जिस रूप में वेंटिलेटर हो, आईसीयू के बेड हो, ऑक्सीजन के बेड हो, ऑक्सीजन की पाइपलाइन बिछाने की बात हो, ऑक्सीजन जनरेट करने के छोटे छोटे प्लांट लगाने की बात हो, कोई कमी नहीं रखी है। और इसलिए आज मैं कॉन्फिडेंस है हम इसका मुकाबला करेंगे और विजय होंगे। पिछली बार भी हमने विजय हासिल करी थी और राजस्थान में इतना शानदार प्रबंधन हुआ, पूरे देश के अंदर नहीं बल्कि दुनिया के मुल्कों के अंदर भी राजस्थान की चर्चा चली थी। हमने कहा नो मास्क नो एंट्री, तो लंदन के अंदर भी अस्पतालों में वही स्लोगन लगा, नो मास्क नो एंट्री। इस रूप में शानदार तरीके से प्रबंधन हुए थे और कोरोना के मैनेजमेंट की भीलवाड़ा मॉडल की बहुत तारीफ हुई थी। पर ये अनुभव कहता है कि उस वेव के अंदर और इस वेव के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। ये बहुत खतरनाक है।
और हमारे विशेषज्ञ कहते हैं कि हमेशा दूसरी और तीसरी वेव आती है वो हमेशा खतरनाक ही होती है। इतिहास गवाह है, जब स्पेनिश फ्लू आया था 1918 के अंदर, तब भी हिस्ट्री बताती है कि दूसरी तीसरी चौथी वेव बहुत भयंकर थी। उसमें 4 लोग मारे गए, करोड़ों लोग मारे गए थे। ये वेव भी सेकंड वेव है। एक्सपर्ट कहते हैं थर्ड वेव भी आ सकती है, फोर्थ वेव भी आ सकती है। किसी को कुछ पता नहीं, ना साइंटिस्टों को ना डॉक्टरों को, कि ये आगे आने वाले वक्त में क्या मोड़ लेता। सरकार की जिम्मेवारी है कि हम लोग किस प्रकार से अपनी तैयारी और बढ़ाएं। आज ऑक्सीजन पर हम लोग निर्भर रह रहे हैं केंद्र सरकार पर, क्योंकि उन्होंने पूरे देश के प्लांट को ले लिया अपने पास में, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मुश्किल से हमें मिल पा रही है। दवाइयों की शॉर्टेज हो गई है, दवाइयाँ इंपोर्ट हो रही है, ऑक्सीजन इंपोर्ट हो रही है। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है ऑक्सीजन को लेकर के, दवाइयों को लेकर के। कैजुअलिटी की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले साल पूरे साल भर में कभी भी 20 से ज्यादा व्यक्ति नहीं मरे थे एक दिन में राजस्थान के अंदर। अब तो 100 का आंकड़ा पार कर गया है धीरे धीरे। बहुत चिंता की बात है और इसका कितना हम इंतजाम कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी के साथ में जब मीटिंग हुई थी वीसी के माध्यम से, और दूर बात हुई दिल्ली से, तब भी हमने बात करी कितनी सुविधा बढ़ा दे सरकारें, चाहे वो ऑक्सीजन की सुविधा बढ़ा दे, वेंटिलेटर की बढ़ा दे, आईसीयू बेड बढ़ा दे, पर जो संख्या बढ़ रही है दिनों दिन प्रतिदिन, गांव तक में कोरोना फैल रहा है। अगर ये इसी प्रकार फैलता रहा तो चाहे कोई पार्टी की सरकार हो, किसी राज्य की हो, कितने इंतजाम करने के बावजूद भी हम लोग कोरोना की चेन को तोड़ नहीं पाएंगे, रुक नहीं पाएंगे, और ये संक्रमित बहुत बड़ी तादाद में बहुत ज्यादा तेज गति से फैलते जाएगा। इसलिए हमने बार बार अभी कहा है कि जन अनुशासन पखवाड़ा मनाए हम लोग। इस रूप में हमने कॉल दी थी। पहले हमने कहा जन जागरूकता अभियान चलाएंगे, वो चलाया हम लोगों ने। बिना पब्लिक अवेयरनेस के संभव नहीं है, बिना पब्लिक के सहयोग से इसको रोकने का संभव नहीं, असंभव है। आपने सबने साथ दिया। पिछली बार मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोएगा। मुझे गर्व है कहते हुए एक प्रदेशवासियों के सहयोग से, धर्मगुरु थे, एक्टिविस्ट थे, सामाजिक संस्थाएं थी, आम जनता थी, चुने प्रतिनिधि थे, हमारे विधायकों ने भी पूरी कोशिश करी। सबने मिलकर के उस जंग को लड़ा और हम लोग कामयाब हुए। और अब मैं कहना चाहूंगा कि उससे 10 गुना ज्यादा जरूरत है सबको जुड़ने की, सबको सहयोग करने की। उस वक्त तो पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन में गरीब आदमी की स्थिति सबसे ज्यादा खराब होती है। सुबह शाम कमा के खाने वाले की स्थिति खराब होती है। लॉकडाउन में बचना चाहते हैं हम लोग, और विशेषज्ञ कह रहे हैं, आप टीवी डिबेट देखते होंगे, सबकी राय है कि हमें अल्टीमेटली चाहे हम लॉकडाउन नहीं लगाएं, पर पब्लिक को बिहेव करना पड़ेगा जैसे वो लॉकडाउन में ही है। बिना काम से बाहर नहीं निकले, घर पे रहे, कर्फ्यू का पालन करे, जो छूट दी गई उस वक्त से निकले, फैक्ट्री चलती जाए, निर्माण कार्य चलते जाए, जिससे कि मजदूरों को तकलीफ नहीं हो। पिछली बार माइग्रेशन देखा मजदूरों का तो दिल दहलाने वाला था, वो स्थिति नहीं बने। इस प्रकार से हम लोग सब व्यवस्था कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि जो कल रात को भी एसओपी जारी हुई है, कुछ कड़े कदम उठाए गए हैं, जो परसों से लागू होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रदेशवासी पूरा साथ देंगे। हम चाहते हैं कि एक बार चेन टूट जाए और पीक का टाइम जो आया, ये संख्या बढ़ने का, लगातार मरने का, रुक जाए तो धीरे धीरे वापस छूट मिलती जाएगी। स्थिति बड़ी भयावह है, इसको आपको हमको
समझना पड़ेगा। हम कोई प्रचार प्रसार में कमी नहीं रख रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगमों के साथियों को लगा रखा है, कर्मचारी, सफाई कर्मचारी को लगा रखा है, घर घर पैम्पलेट बांटें, माइक से अनाउंसमेंट करें, लोगों को समझाएं। और आप सबको मैं कहना चाहूंगा, जिसको बिना मास्क देख लें आप लोग, उसको टोकें भाई आपका मास्क नहीं लगा हुआ है, और उसको शर्म आनी चाहिए कि मैंने वास्तव में मास्क नहीं लगाया, क्योंकि मास्क ही बचाव है। जितना वैक्सीन इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट मास्क है। ये आप समझने की कोशिश करो। पूरी दुनिया मास्क लगा रही है। इजराइल ने अभी उसको समाप्त किया, क्योंकि उन्होंने मास्क लगा करके वैक्सीन करके कोरोना समाप्त कर दिया। आज वह मास्क उतर रहे हैं। हम चाहेंगे हमारे मास्क उतरे, उसके लिए पहले पब्लिक के सहयोग की आवश्यकता रहेगी। इसलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा कि जो कहा जा रहा है आपको बार बार, प्रोटोकॉल को आप लोग निभाएं, फॉलो करें। मास्क लगाना है, बार बार हाथ धोना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, तभी अपन इस कोरोना से बच पाएंगे। अभी ये ऐसा कोरोना आया जो एसिम्टोमेटिक भी है, सिम्टम नहीं आ रहे हैं। तो जो सिम्टम नहीं आ रहे तो घर का मेंबर भी घर में घूम रहा है, बाहर दोस्तों में जा रहा है, घूम रहा फिर रहा है, और जब उसी व्यक्ति के 15-20 दिन बाद सिम्टम आते हैं तब तक वो 300-400 लोगों को संक्रमित कर देता है, और फिर वो खुद ही सिम्टम के साथ में भर्ती होता है, पूरा परिवार के साथ में भर्ती होता है, क्योंकि परिवार भी जब तक उसको भी संक्रमित हो चुके होते हैं। इस प्रकार से ये जो एसिम्टोमेटिक जो आपकी स्थिति बन गई है कोरोना की, उसको समझना पड़ेगा कि हम कैसे चैन को तोड़ें। और चैन तभी टूटेगी जब घूमना फिरना बंद करेंगे, तब जाके घरों में रहेंगे, और कोई संक्रमित के सिम्टम आएंगे तो उसका इलाज शुरू होगा। इंतजाम हमने सब तरह कर रखे हैं, लगातार बेड बढ़ाते जा रहे हैं और सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि पहला जो स्थिति है, पहला सुख निरोगी काया, हमने वहीं से शुरुआत करी थी। हमने दवाएं फ्री करी राजस्थान के अंदर, टेस्ट फ्री कर दिए। उसके बाद में हम लोगों ने, ये पिछले टर्म में जब आपके आशीर्वाद से मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री था तब का बता रहा हूं आपको, और तीसरी बार जब आपने मुझे यहां बिठाया है तो मैंने इस बार बजट में घोषणाएं करी है, जिस प्रकार यूपीए गवर्नमेंट डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के वक्त में और सोनिया गांधी जी के वक्त में जो फैसले हुए थे, अधिकार आधारित युग की शुरुआत करी थी। अधिकार आधारित युग मतलब कि जनता को खुद को अधिकार मिले कानून पास करके। जिस प्रकार राजीव गांधी ने पार्लियामेंट में कानून बनाया, 73-74 अमेंडमेंट रखे, जिससे कि नगर पालिकाओं में, निकायों में, पंचायतों में महिलाओं को भी, SC ST OBC को भी आरक्षण मिलने लग गया। प्रधान, प्रमुख, चेयरमैन, पार्षद, सरपंच बनने लग गए, पहले नहीं बन सकते थे वो। उसी प्रकार यूपीए गवर्नमेंट ने भी राइट टू इंफॉर्मेशन, फूड सिक्योरिटी एक्ट, राइट टू एजुकेशन और नरेगा ने तो कोरोना में जो वरदान साबित हुआ है। ये तो भारत सरकार जो हमारे एनडीए गवर्नमेंट की वही मानती है कि अगर नरेगा नहीं होता तो कितने लोग भूख से मरते। ये इसको कहते हैं कि एक पार्लियामेंट एक कानून बना के ये सब कुछ दिया गया देश को। वही भावना मेरी है कि हम दुनिया के मुल्कों में सुनते आए हैं 30-40 साल से, वहां पर सोशल सिक्योरिटी है। बुजुर्गों को, निःशक्तजनों को, विधवाओं को, एकल नारी को, या कोई तकलीफ में है, या नौजवान है, बेरोजगार है, उन सबको कम से कम जीवन यापन कर ले। बाकी तो उसके टैलेंट पर वो क्या करे, क्या कमाए, क्या खाए, पर कम से कम हर आदमी का पेट भर जाए और उसका जीवन चलने लग जाए, जिंदा रह सके, जो उसके मिनिमम खर्चे हैं वो उसको मिल सके। दुनिया के मुल्कों में ये सोशल सिक्योरिटी कहलाती है। ये जो हमने दवाएं फ्री करी थी आपकी, हमने जो टेस्ट फ्री किए थे,
अब ये जो लेके आए चिरंजीवी योजना, ये बड़ा रूप है। पिछली सरकार ने जब वसुंधरा जी थी तब भामाशाह योजना शुरू हुई थी। उसमें करीब 98 लाख लोग परिवार थे, 3 लाख का बीमा था। भारत सरकार ने जो आयुष्मान भारत योजना शुरू करी, उसमें लगभग 59 लाख लोग थे सिर्फ, और उसमें जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था एक, उसको आधार मान के दिया गया था। हमारी गवर्नमेंट बनी तो हमने भामाशाह को आयुष्मान भारत को मिला करके आयुष्मान महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना चालू करी। दोनों योजनाओं को मिला दिया और साथ में जो एक्स्ट्रा हो गए थे लोग, एक्स्ट्रा हो गए थे, उन सबको जोड़ दिया तो 1,10,00,000 लोग हो गए थे। और उस वक्त में भी बहुत बड़ा भार हमारे ऊपर आया था, क्योंकि 80% पैसा हमारे लगा था, स्टेट गवर्नमेंट ने दिया था उस वक्त में भी, क्योंकि संख्या बहुत हमने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बढ़ा दी थी। अब बजट में मैंने घोषणा आपके आशीर्वाद से एक नई करी, जो मैं समझता हूँ संवत पूरे देश के अंदर एकमात्र राजस्थान राज्य बनने जा रहा है, जिसमें पूरे प्रदेशवासियों का, चाहे गरीब है अमीर है कोई व्यक्ति है, उस सब का बीमा होगा 5 लाख का, 50,000 का जनरल बीमारी का और 4.5 लाख का गंभीर बीमारी का। जब वो भर्ती होगा, भर्ती होने पे उसको पूरा इलाज उसका फ्री होगा, पूरी परिवार का बीमा होगा। और सबसे प्रोविजन इसमें रखा हुआ है कि जब उसको छुट्टी होगी अस्पताल से, जब वो भर्ती हुआ था उसके 5 दिन पहले से, और अस्पताल छुट्टी होने के इलाज करने के बाद में 15 दिन बाद तक जो उसका खर्चा होगा वो सब सरकार बीमा कंपनी के माध्यम से दिलवाएगी। पूरा प्रीमियम कल लगभग 3,000 करोड़ का है। 300 साढ़े 300 करोड़ रुपए जो आयुष्मान भारत में मिलेंगे भारत सरकार से, उसको छोड़ के तमाम पैसा स्टेट गवर्नमेंट वहन करेगी। तो हम चाहेंगे प्रदेशवासियों का सबका बीमा कंप्लीट हो। 30 तारीख लास्ट डेट थी कल, उसको हमने बीमा कंपनी से बात करके कहा कोविड में तो लोगों को तकलीफ है, लोग सब अपना रजिस्ट्रेशन करवा नहीं पाएंगे और कुछ नहीं करना है। ई मित्र में भी हमने पेमेंट हम करेंगे, ई मित्र वाला फ्री रजिस्ट्रेशन करेगा, पर आपको अपना जन आधार नंबर देके वहां रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी करनी, खाली आपको कुछ नहीं करना है और 5 लाख के बीमे का आप हकदार बन जाओगे। जो नहीं करवाएगा, बीमार पड़ गया, भर्ती हुआ अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो 50,000 1 लाख 2 लाख का जो बिल बनेगा 3 लाख का, वो बीमा कंपनी या कोई नहीं देगा आपको। तो बहुत ही शानदार योजना है। आप सबको चाहिए जो गरीब आदमी जो समझते नहीं है उन तक ये बात पहुंचे। ये मैं बार 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 अपील कर रहा हूँ, विज्ञापन दे रहा हूँ, खुद कह रहा हूँ, समझना चाहिए। फिर भी हमने उनसे कल एग्रीमेंट किया है कि नहीं, आप इसको 31 मई तक बढ़ा दीजिए। 31 मई तक बढ़ा दी गई है। अब जो लोग बच गए उनको चाहिए कि वो जिस दिन करवाएंगे उस दिन से उसका लागू हो जाएगा बीमा। 31 मई तक भी नहीं कराया आपने, उसके बाद में कोई अगर करवाएगा भी तो 3 महीने वेट करना पड़ेगा उसको। 3 महीने का साइकिल बनाया गया इसके अंदर। इस प्रकार से ये योजना शुरू हुई है और ये भी एक प्रकार से सोशल सिक्योरिटी का पार्ट समझ लो इसको भी। बीमारी में कितना बड़ा खर्च होता है, घर बिक जाते लोगों गरीबों के। हमारा संस्कार संस्कृति बहुत महान है देश की। माँ बाप बूढ़े हैं, कैंसर हो गया है, नौजवान है या बूढ़े जो भी हैं, मालूम है बचेगा नहीं, पर तब भी हम लोग चाहे गहने बेचने पड़े, मकान बेचने पड़े, लाखों रुपए खर्च करके इलाज करवाते हैं। उससे बचने के लिए ये सोशल सिक्योरिटी है। तो मैं चाहूंगा कि आप समझे इस बात को। और समय आ गया है, हमने शुरुआत करी है, विज्ञापन दिया मैंने पूरे देश के अंदर पहली बार सरकार बनने के बाद में, इसलिए दिया फुल पेज का कि अन्य राज्यों में भी पब्लिक का दबाव पड़ेगा तो वो राज्य भी आगे आएंगे ऐसी योजनाओं के लिए, जो पूरी पब्लिक वहाँ की
इंश्योर्ड हो जाए बीमारी के लिए। और भारत सरकार भी आगे आए, जिससे कि विकसित राष्ट्रों की तरह हम भी अब काफी आगे बढ़ चुके हैं। कम से कम हर बुजुर्गों को, जैसे हमने पेंशन दी आपको बुजुर्गों को, पहले पेंशन 500-700 रुपये मिलती थी मुश्किल से, और कई शर्तें लगी हुई थी। अगर बेटा बड़ा हो गया, छोटा बेटा है तो मिलेगी, 18 साल का हो गया तो पेंशन बंद हो जाती थी। वो सारी शर्तें हमने हटा दी। 80 लाख लोगों को हम लोग पेंशन दे रहे हैं आज, 1500 रुपये दे रहे हैं, 1000 रुपये दे रहे हैं। उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, जिंदगी जीने का उनको चार्म आ गया। क्योंकि घर में बेटे पोते तब पूछते हैं तब दादा दादी के बारे में कुछ जेब में पैसे होते हैं। और वो भी बहन सवासिनी को कोई घर पे आ जावे, बहन बेटी या पोती या नाती दोती, तो 100-500 रुपये नोट पकड़ा सकती है, बहुओं से मांगना नहीं पड़ता है। ये किया हम लोगों ने, तो उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। इसी प्रकार से आज भी मैं चाहूंगा कि सोशल सिक्योरिटी के माध्यम से पूरे देश के अंदर तमाम जनता को, जो कोई भूखा नहीं सोए, एटलीस्ट उसको जिंदगी जी सकता है, कपड़े लत्ते कर सकता है, उसको मिल जाए। इतना पैसा उसको वीकली मिलने लग जाए, जैसा कि विदेशों में मिलता है वीकली, हमारे यहाँ फोर्टनाइटली मिल जाए। कुछ भी हो, सोशल सिक्योरिटी लागू करने का वक्त आ गया देश के अंदर। गरीबी अमीरी का भेद, जो गैप है, बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना ने और ज्यादा बढ़ा दिया है। ये हम सब के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। गरीब तो गरीब ही जानता है कैसे जिंदगी निकालता है, कैसे वो रेडी वाला, ठेले वाला, क्या उसकी स्थिति बनती है। हमने पिछली बार कोरोना आया तो सर्वे करा तमाम भिखारियों का, रेडी वालों का, ठेले वालों का, स्टेशन पर, बस स्टैंड पर रात को सोने वालों का, और सबको हमने हजार रुपये 4 बार दिए। 4,500 रुपये उनको दे चुके हम लोग। अभी 15 दिन पहले हमने 1000 रुपये दिए, जिससे कि 35 लाख लोग ऐसे हैं उनको जिंदगी जी सके वो लोग। गेहूं भी फ्री, दालें फ्री, कुछ सरकार, केंद्र सरकार दे रही है, उसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं। केंद्र सरकार की अलग योजना किसानों के लिए। हम चाहते हैं कि राहुल गांधी ने कहा था उसी जगह 6,000 रुपये प्रति माह उन गरीबों को मिले जो 72,000 होते हैं एक साल के। हमने तो मैनिफेस्टो में लिखा है कांग्रेस के, 72,000 रुपये मिलने चाहिए हर परिवार को जो गरीब आदमी है। 6,000 रुपये अपने परिवार को चलाने के लिए। वक्त आ गया है कि करोड़ों अरबों रुपये के बजट बनते हैं देश के अंदर भी, हम कोई ऐसा मैनेजमेंट करें जिससे कि सोशल सिक्योरिटी पे जोर दिया जा सके। राजस्थान में 33 जिलों में मेडिकल कॉलेज बन रही है। बचपन में हमने भी कल्पना नहीं करी थी कि जयपुर, जोधपुर में, अजमेर में, बीकानेर में 3-4 जगह, कोटा में मेडिकल कॉलेज हुआ करती थी। आज 33 जिले में राजस्थान में मेडिकल कॉलेज खुलने जा रही है। तो आप सोच सकते हैं, नर्सिंग कॉलेज हम लोग हर जिले में खोल रहे हैं। शुरुआत करी, मैंने घोषणा की, बजट के अंदर घोषणा करी अभी मैंने, वो भी काम हो गया शुरू। इस प्रकार से हमने कोई कमी नहीं रख रहे। हम चाहते हैं कि लोगों को सभी तरह की सुविधाएं मिले, और उसके लिए हमने तमाम तरह के जो एक्शन होते हैं वो शुरू कर दिए हैं और फैसले लेने शुरू कर दिए हैं, जिससे कि सरकारी कर्मचारियों के लिए भी किया हम लोगों ने। जैसे CGHS की स्कीम होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, केंद्र सरकार के लिए। हमने राजस्थान के अंदर भी उनको बीमा की चिरंजीवी योजना में जुड़ने की जरूरत नहीं है। उनके लिए RGS स्कीम ला रहे हैं हम लोग अलग से, तो उनको उससे फायदा मिलेगा। इस प्रकार से राजस्थान सरकार चाहती है देश के अंदर किस प्रकार से हम आगे बढ़ें और सोशल सिक्योरिटी के काम को अधिक से अधिक हाथ में लें और लोगों को उसका लाभ मिल सके। ये जो चिरंजीवी योजना है, इसमें मेरे साथियों ने, मंत्रियों ने बता दिया आपको किस प्रकार से इसका लाभ मिलेगा। पूरा 3,000 करोड़ रुपये हम लोग भर रहे हैं। सब बातें मैंने भी आपको ब्रीफ करी है, उस योजना की खासियतें। पूरा परिवार की कोई सीमा नहीं है, परिवार की कितने बड़ा परिवार हो वो जुड़ेगा। सबको मिलके 5 लाख का बीमा मिलेगा। सब कुछ मैंने कहा आपको। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हमारी स्कीम है, ये स्कीम नहीं है, ये सोशल सिक्योरिटी है। ये कोई व्यक्ति छुड़े नहीं।
और जो इसमें जिनको हमने आपको मैंने कहा 35 लाख लोगों को हम लोगों ने घर बैठे 1,000 रुपए दिए, वो संविदा कर्मी, लघु सीमांत किसान, और जो ऑलरेडी चाहे वो भामाशाह में हो चाहे आयुष्मान भारत में जुड़े हुए थे, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत या सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत, उन सबको वापस रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। इन सब कैटेगरी छोड़ के जो पैसे वाले हैं उनसे नाम मात्र का उनका भी बीमे का जो प्रीमियम है 1700 करोड़ 1700 रुपये 1700 1700 आधा पैसा हम उसका भी सरकार दे रही है। उनको खाली 850 रुपये देने हैं। 850 रुपये नाम मात्र देख करके वो इस स्कीम में जुड़ सकते हैं। इस प्रकार से तो मैं कहना चाहूंगा आपको, आज का मुबारक दिन का मेरी भावना ये थी। मैं ये भी आपको कहना चाहूंगा कि हमने अभी बजट में घोषणा करी है पब्लिक हेल्थ कॉलेजेस की, साथ संभाल के मुख्यालय पर पब्लिक हेल्थ कॉलेज का मतलब है हेल्थ से संबंधित कॉलेज में पढ़ाई हो और कई लोग एक्सपर्ट बनते हैं, वो हमने शुरुआत की है। इस प्रकार की नई नई योजनाएं लेके आए। मैं अभी टाइम नहीं कि सब बातें आपको कहूँ, तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि आप कृपा करके इन तमाम योजनाओं से आप जुड़े, इसका लाभ लें। और ये बात मैं कहना चाह रहा था आपको कि आज का दिन मेरे लिए एक ऐतिहासिक दिन बना है और मैं चाहता था कि पूरे जिले में हर ब्लॉक स्तर पर इसकी लॉन्चिंग हो। हमारे मंत्रिमंडल के साथी, हमारे प्रमुख प्रधान, एमएलए, सांसद, चाहे कोई पार्टी के हैं, जनप्रतिनिधि, सरपंच गांव के, सब मिलके एक साथ में इसको लॉन्च करते, पब्लिक को मालूम पड़ता और वो जाके ज्वाइन करवाते। परंतु दुर्भाग्य से ये कोरोना की ऐसी स्थिति बनी है कि जिसके लिए आप देख रहे हैं कि हमें क्या क्या फैसले करने पड़ रहे हैं। 3 तारीख से सख्ती के साथ में लॉकडाउन तो नहीं लगाया है, तो लॉकडाउन की तरह हम लोगों ने फैसला किया है। कर्फ्यू रहेगा दिन को 12 बजे के बाद में, सुबह 5 बजे तक। 5 से 12 बजे तक आप मूवमेंट करके अपना सामान खरीद सकते हैं। और मजदूरों को, निर्माण मजदूरों को 3-4 कैटेगरी छूट दी गई है, माइग्रेशन नहीं हो, वरना फिर आप थोड़ा इसको चेन तोड़ने के लिए सहयोग दें। मैं आप सबसे अपील करूंगा हाथ जोड़ करके कि ये काम जिंदगी बचाने का हमारे लिए है। हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, केंद्र के हाथ में कुछ नहीं है। सबने पूरी कोशिश कर ली, ऑक्सीजन कहाँ से लाओगे? अब ऑक्सीजन के प्लांट इंपोर्ट हो रहे हैं। खाली ट्रकें जो है, ऑक्सीजन के जो ट्रक होती है, सिलेंडर क्या कहें, ऑक्सीजन के टैंकर, खाली टैंकरों को हवाई जहाज से ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं जहां ऑक्सीजन बनती है, गुजरात में या जहां बनती है, वहां से वो बढ़ के आते हैं। इसलिए एक टाइम बच जाए 4 दिन का। तो आप सोच सकते हो कि इस रूप में आज अपन सब लोग मिलकर इससे लड़ाई लड़ रहे हैं। टैंक खाली जा रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपये खर्च हो रहा है, तो क्यों नहीं हम सब मिलकर के ऐसी स्थिति पैदा करें जिससे कि कम से कम ये चेन टूटे। मैं चाहूंगा पूरे देश के तहत हर राज्य सरकार अपना अपना कोशिश कर रही है। राजस्थान में चेन टूटे, ग्राफ 90 एंगल ऊपर चला गया है, मरने वालों का भी और संक्रमित लोगों का भी। वो रुके, फ्लैट होने लगे वापस। जब तक फ्लैट नहीं होगा, जब तक हम लोग रात दिन एक करें और जिंदगी बचाएं व्यक्ति। किसी के घर में जो व्यक्ति मर जाता है, क्या बीतती होगी आप सोच सकते हो। वो दाह संस्कार में नहीं जा पा रहा है। हमने दाह संस्कार के लिए सरकार ने व्यवस्था कर दी। अब मैंने अनाउंस किया कि सारा खर्चा सरकार उठाएगी, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगमों के माध्यम से। आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा। चाहे गांव में हो तो वहां पे पंचायत वाले या तहसीलदार और एसडीओ करेगा। दाह संस्कार भी सत सम्मान हो व्यक्ति का। हरिद्वार में हमने भेजा उनको अस्थि कलश लेके, वो स्कीम जारी रहेगी हमारी। हम सब कुछ करने तैयार हैं, पर चैन तोड़ने के लिए हमारा हाथ में कुछ नहीं है। कोरोना जो फैल रहा है, इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, जगह नहीं है। आरयूएचएस का जो अस्पताल बड़ा है, बाहर भीड़ खड़ी रहती है 200-300 लोगों की। कब नंबर आए, कब वहां से अंदर से कोई बाहर निकले ठीक हो गए और मैं अंदर जाऊं,
ऐसी स्थिति बन गई है। ऑक्सीजन नहीं है, बेड बढ़ा सकते हैं, 5,000 बेड मैंने बढ़ा दिए हैं राधा स्वामी जी के वहां पे कैंपस में, परंतु उनके सहयोग से, परंतु ऑक्सीजन कहां से लाए? दुनिया भर के मुल्कों में हम लोग टेंडर जारी कर रहे हैं, ग्लोबल टेंडर। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होते हैं, मशीन, छोटी मशीन होती है, वो हम ढूंढ रहे हैं। तो आप शॉर्ट में समझ लीजिए कि हमारी तरफ से कोई कमी रख नहीं रहे हैं, पर जनता के सहयोग के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं। ये वैक्सीन जो मिली है 18 साल वाली, ये सिर्फ 3-3.5 लाख की अभी आई, ये वैक्सीन आई है। हम चाहेंगे कि जब भारत सरकार ने मेरी बात को नहीं माना, क्योंकि आज तक हिस्ट्री के अंदर, हिस्ट्री में 100 साल की हिस्ट्री में जितनी वैक्सीन है वो तमाम वैक्सीन फ्री मिली है जनता को, सुविधा होती लगाने के अंदर। पर दुर्भाग्य से अभी भारत सरकार ने एग्री नहीं किया है। आज सुबह मैंने ट्वीट किया प्रधानमंत्री जी को टैग करके, अभी भी समय है कि आप 60+, 45+ की तरह इसको भी आप फ्री कर दीजिए। किसी से पैसा मांगे वो भी अच्छा नहीं, प्राइवेट सेक्टर वाले। हम चाहते हैं वैक्सीन फ्री होती है। आज तक 8-10 तरह के मैंने वैक्सीन का नाम लिखा उसके अंदर, मेरे ट्वीट के अंदर, कि मैंने कहा कि आप जरा आज तक वैक्सीन फ्री हुई है, इसको वैक्सीन फ्री करो। ये तो उनसे बड़ी महामारी हमारे लिए हो गई। तुमने सुना ही है स्पेनिश फ्लू के बारे में, जहाँ करोड़ों लोग मारे गए थे। हमारे लिए तो महामारी जो वर्तमान वाली है कोरोना, बड़ी खतरनाक है। तो वो अलग बात है, पर जैसे जैसे मिलेगी, हमने कह दिया हम खुद, सरकार नहीं कर रही, भारत सरकार, तो 3,000 करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे। हमने ये भी कहा, अगर आप पहले हमें कह देते हम अपने बजट में रख देते। पहले आपने कहा नहीं, आपने 35,000 करोड़ रुपए रखा अपने बजट में, तो हमने देखा फ्री देंगे। अब आपने कहा तो हमें अपना बजट डिस्टर्ब करना पड़ रहा है, तो हम लोग इसका रास्ता निकालेंगे। मैं विधायक महोदय को भी कहना चाहूंगा, जितने हमने अभी 3-3 करोड़ रुपए बढ़ाए थे उनके विधायक फंड के, वो 3 करोड़ रुपए प्रति विधायक जो अभी बढ़ाए इस साल, उसको मैं चाहूंगा वो अभी इस बार इसको 18 साल के प्लस नौजवानों को वैक्सीनेशन के लिए डोनेट कर दे सरकार को ही। तो हम लोग इस प्रकार से और बढ़ाएंगे। जो एक फंड होता है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड होता है माइनिंग का, उसमें से पैसा कुछ लेंगे हम लोग। 3,000 करोड़ का जुगाड़ करके हम चाहेंगे कि पूरी तरह वैक्सीनेशन 18+ नौजवानों का भी, जिनकी ज्यादा मृत्यु हो रही है, जितनी ज्यादा संख्या में आ रहे हैं, उन सब का जीवन बचे। उनके लिए हम क्या सेवा कर सकते हैं उसमें लगेंगे, तो पैसे की कमी नहीं आएगी। कम पड़ेगा तो हम और अपने बजट में देंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ काम और कम करेंगे, पर सबको वैक्सीन लगाएंगे। आप लोग जैसे जैसे आपको इतना मिले आप आते जाए, तो भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन जितनी आएगी उतनी लगा पाएंगे। इसीलिए आज राजस्थान में जयपुर, जोधपुर और अजमेर जहाँ ज्यादा मौतें हो रही है उसको पहले लिया है। कल परसों में 10-12 जिले और जुड़ जाएंगे। इस प्रकार से राजस्थान पर मतलब जोड़ करके हम चाहेंगे सबका वैक्सीनेशन में हम आगे हैं। आपको जान के खुशी होगी, पहले फेज जो 60+, 45+ के अंदर भी देश में नंबर 1 राजस्थान है। जो भी आपको स्वास्थ्य मंत्री ने बताया, तो राजस्थान ने 5,81,000 पर डे वैक्सीन किसी ने नहीं करी, हमने करी है। फिर भी वैक्सीन की कमी पहले भी रही है, जब भारत सरकार आती तब भी रही है। अब तो हम लोग निर्भर हैं कि कंपनी की मर्जी पर है कितनी वैक्सीन वो हमें देता है। खरीदते हम खरीदेंगे, तो हम चाहेंगे कि कोशिश करके ज्यादा से ज्यादा खरीदें और लगाएं लोगों को। अंत में मैं कहना चाहूंगा, वैक्सीन सुरक्षित है नंबर 1। मेरी वैक्सीन 2 लगी हुई है और उसी कारण मैं सुरक्षित हूं। अनुभव कह रहा है कि जो वैक्सीन लगी जिनके 2, अभी हमारे 45 डॉक्टर और रेजिडेंट डॉक्टर वैक्सीन लग चुकी थी, वो सब वहां पर कोरोना के पॉजिटिव आ गए थे। परंतु 45 आराम से घर पे रह करके बिना कोई तकलीफ के, माइल्ड होता है अटैक कोरोना का, जिंदगी बच जाती है, मृत्यु दर 0 हो जाती है। तो कम से कम वैक्सीन लगाना इसलिए जरूरी है, कम से कम मृत्यु दर 0 रहे, मृत्यु की तरफ कोई नहीं जाए। ये वैक्सीन का फायदा बहुत बड़ा है। ये बात कहता हुआ मैं आपका, वैसे मैं कहूँ इतना कम है, पर मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। और प्लीज आप कृपा करके आम जनता के सहयोग के बगैर
और टोकने का मैंने आपको इसलिए कहा है कि बेवकूफ़ी कर जाते हैं, मास्क लगाते नहीं हैं, मास्क लटका देते लगा करके शौक के अंदर। मास्क का प्रॉपर तरीका होता है नाक तक मास्क लगा रहे, नाक तक। घर के अंदर बैठे तो मास्क लगाने की अभी एडवाइस जारी हुई है केंद्र से भी। एक्सपर्ट कहते हैं कि हवा में आ गया, ये कोरोना हवा में आ गया है, घर के अंदर हो तब भी आपको ये मास्क लगाना है। डबल मास्क की बात हमें लग गई है, अब आपके ऊपर है। मैं भी मीटिंग बैठता हूँ तो बिना मास्क बैठता हूँ। मुझे कई लोग कहते हैं कि आप मास्क क्यों लगाते? मैं तो अभी मीटिंग बैठा हूँ, अकेला बैठा हूँ। पर कहने का मतलब है घर में हवा में मास्क लगाना जरूरी है। और मैं भी जल गया हूँ, हो सकता है उसका जिला हूँ, तो कृपा करके ये मास्क लगाना बहुत जरूरी हो गया है। डबल मास्क लगा तो और भी अच्छा है, आप पूरी तरह सुरक्षित रहोगे। एक बार कोरोना होने के बाद में लंग्स में पहुंचता है जल्दी, आजकल 3-4 दिन में। आपके सिम्टम आते ही, सिम्टम नहीं आए तो चिंता मत करो, सिम्टम आते ही आप डॉक्टर से बात करें, इलाज शुरू करवाएं, सीटी स्कैन करवाएं। सीटी स्कैन से मालूम पड़ता है कि वास्तव में आपको कोरोना हो गया कि नहीं हो गया है। तो सब बातें जो है आपको ध्यान रखना है। और मैं समझता हूँ कि ये मास्क ही बचाव है, हमारा बहुत बड़ा बचाव है। मास्क के लिए प्रूफ है कि इससे पूरी तरह संक्रमित होने से बच सकता आदमी। तो ये मैं आपको कह के आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने पूरा भाग लिया। इतनी बड़ी संख्या में आपने, लाखों लोग सुन रहे हैं अभी, सुना उसको, मेरी बातों को। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उस पर पूरा अमल करेंगे। और जैसे मैंने कहा आपको कि ये जो तैयारी हमने सब कर रखी है, आप निश्चित है सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं आएगी। और संख्या बढ़ेगी तो आप सोच सकते हो कि सरकार चाहते हुए कुछ नहीं कर पाएगी। इलाज तो हम करेंगे, संख्या रोकने का काम पब्लिक का है, पब्लिक का है। क्योंकि 7 करोड़ जनता है, 7 करोड़ लोगों तक ना कोई मंत्री पहुंच सकते ना हम पहुंच सकते। वो खुद तय करेंगे कि हमें रास्ता को बचाना है, खुद को बचाना है, परिवार को बचाना है और लोगों को बचाना, प्रदेशवासियों को। तो मैं कहना चाहूंगा आपको 2 टूक कि आपके पास इलाज है, किसी के पास इलाज नहीं है, वो इलाज आपके पास में है। और सरकारी इलाज में कोई कमी नहीं आने देंगे, चाहे पूरा बजट में झोंक दो इसके अंदर तो मुझे मंजूर होगा। परंतु सरकार के कामों से या